यकम फरवरी 1959 की रात रूस के बर्फपोश यूराल पहाड़ों में 9 तजुर्बाकार कोहपैमा अपने खेमे में मौजूद थे। बाहर शदीद बर्फानी हवाएं चल रही थीं और दर्जाए हरारत -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका था। 9 नौजवान, एक बर्फानी पहाड़ और एक ऐसी रात जिसने दुनिया के सबसे बड़े राजों में अपनी जगह बना ली। लेकिन अगली सुबह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। जब रेस्क्यू टीमें कई दिन बाद वहां पहुंचीं, तो उन्हें एक ऐसा मंजर मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खैमा अपनी जगह मौजूद था, मगर उसे दरवाजे से नहीं बल्कि अंदर से चाकू के जरिए काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खेमे के अंदर मौजूद लोग किसी अचानक खतरे से इस कदर खौफजदा हो गए हों कि उन्हें बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने का इंतजार भी गवारा न हुआ हो। लेकिन सवाल यह था, आखिर वो खतरा क्या था? और अगर वाकई कोई खतरा मौजूद था तो फिर उसके आसार कहीं क्यों नहीं मिले? द अनसीन वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रूस के बर्फपोश पहाड़ों में, जहां 1959 में पेश आने वाला एक वाकया आज भी साइंसदानों, मुहक्किकीन और तारीखदानों को उलझन में डाले हुए है। इस वाकये को दुनिया आज दियातलॉव पास मिस्ट्री के नाम से जानती है। एक ऐसा मुअम्मा जिसमें जितनी तहकीकात हुई उतने ही नए सवालात पैदा होते गए। ये लोग कौन थे? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उन लोगों को जानना जरूरी है जिनके साथ ये वाकया पेश आया। ये कोई आम सयाह या ना तजर्बाकार मुहिम जो नहीं थे। उस ग्रुप की क़यादत 23 साला एगोर डियातलॉव कर रहा था, जो एक बासलाहियत इंजीनियरिंग का तालिब इल्म और तजुर्बाकार कोहपैमा था। उसके साथ मौजूद बाकी नौजवान भी बर्फानी इलाकों में सफर और पहाड़ों पर चढ़ने का वसी तजुर्बा रखते थे। उनमें तालिब इल्म, इंजीनियर और साबिक फौजी भी शामिल थे। सोवियत यूनियन में कोहपेमाई के मुख्तलिफ दर्जात होते थे और इस ग्रुप के अक्सर अफराद आला तरीन सतह की मुहिमात में हिस्सा ले चुके थे। इसी वजह से जब उन्होंने शुमाली यूरल के खतरनाक पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला किया, तो किसी को भी ये गुमान नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। जनवरी 1959 में ये ग्रुप एक तवील मुहिम पर रवाना हुआ। मंसूबा सादा था। बर्फपोश पहाड़ों को उबूर करना, मखसूस रास्ता मुकम्मल करना और फिर वापस लौट आना। लेकिन जैसे जैसे वो तहजीब से दूर और बर्फानी वीराने के अंदर जाते गए, वो एक ऐसे राज के करीब पहुंचते गए जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। 2 आखिरी तस्वीर और आखिरी डायरी। इस मुहिम की सबसे खौफनाक बात यह नहीं कि 9 लोग मर गए थे। असल खौफ इस बात में है कि उनकी मौत से चंद घंटे पहले तक सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था। रेस्क्यू टीमों को बाद में उनके कैमरे मिले। उन कैमराओं में महफूज तस्वीर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये नौजवान एक आम सी मुहिम से लुत्फअंदोज हो रहे हों। इन तस्वीर में कहीं भी खौफ, घबराहट या किसी खतरे का कोई निशान नजर नहीं आता। शायद यही वजह है कि ये तस्वीर आज भी लोगों को बेचैन कर देती हैं, क्योंकि इनमें मौजूद हर शख्स चंद घंटों बाद मुर्दा पाया गया। उनकी डायरियां भी मिली जिनमें उन्होंने सफर की तफसीलात लिखी थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। 31 जनवरी 1959 को ग्रुप एक ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जो मकामी मानसी कबीले की जुबान में खोलात स्याखल कहलाता है। इस नाम का मतलब था मुर्दा पहाड़। ये नाम सुनकर शायद आज आपको अजीब लगे, लेकिन उस वक्त इन नौजवानों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ग्रुप अपने मुकर्ररा रास्ते से कुछ हट गया और उन्होंने फैसला किया कि रात 80 पहाड़ी ढलवान पर गुजार ली जाए। उन्होंने बर्फ में खेमा नस्ब किया।
खाना खाया और फिर आराम करने की तैयारी करने लगे। ये उनकी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून शाम थी, क्योंकि इसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजाहत आज तक कोई मुकम्मल तौर पर नहीं कर सका। और जब कई हफ्तों बाद इमदादी टीमें उस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले जो चीज नजर आई वो एक खेमा था, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। वो खेमा जो अंदर से काटा गया। फरवरी 1959 के आखिर में जब रेस्क्यू टीम उस मकाम तक पहुंची तो बर्फ ने तकरीबन हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन बर्फ के दरमियान एक खेमा अब भी खड़ा था। दूर से देखने पर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था, मगर जैसे ही टीम करीब पहुंची उन्हें एहसास हुआ कि यहां कुछ बहुत गैर मामूली हुआ है। खेमे का दाखिली दरवाजा बंद था, लेकिन कपड़े की दीवार कई जगहों से चाकू के जरिए फाड़ी गई थी। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि निशानात जाहिर कर रहे थे कि कटाव अंदर की तरफ से किया गया था। जरा सोचिए, बाहर -30 डिग्री सर्दी हो, चारों तरफ बर्फानी अंधेरा हो, और आप अपने महफूज खेमे को छोड़ने के लिए दरवाजा इस्तेमाल करने के बजाय उसे अंदर से काट दें। ऐसा कोई शख्स तभी करेगा जब उसे लगे कि एक लम्हा मजीद रुकना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह था, आखिर खेमे के अंदर या उसके आसपास ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 तजुर्बाकार कोह पैमाओं को अचानक फरार होने पर मजबूर कर दिया? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वाकई कोई खतरा मौजूद था तो उसके निशानात कहां थे? क्योंकि खेमे के इर्द गिर्द ना किसी जानवर के कदमों के निशान थे, ना किसी हमला आवर के, और ना ही किसी लड़ाई के आसार। सिर्फ बर्फ थी, खामोश बर्फ, और 9 लोगों के कदमों के निशानात जो खेमे से दूर जा रहे थे। मगर वो लोग वापस कभी नहीं आए। बर्फ पर बने वो कदमों के निशान। खेमे की जांच के बाद रेस्क्यू टीम की नजर बर्फ पर बने कुछ धुंधले निशानात पर पड़ी। ये 9 अफराद के कदमों के निशान थे। लेकिन इन निशानात में भी एक अजीब बात छुपी हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हों, बल्कि ज्यादातर निशानात ये जाहिर कर रहे थे कि वो निस्बतन पुरसुकून अंदाज में खेमे से दूर गए थे। ये बात तफ्तीशकारों के लिए इंतहाई हैरानकुन थी। अगर कोई फौरी खतरा था तो वो भागे क्यों नहीं? और अगर कोई खतरा नहीं था तो फिर वो -30 डिग्री सर्दी में खेमा छोड़कर बाहर निकले ही क्यों? रेस्क्यू टीम ने उन्हीं निशानात का पीछा करना शुरू किया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल के किनारे उन्हें पहली खौफनाक दरियाफ्त हुई। एक बड़े दरख्त के नीचे 2 लाशें पड़ी थी। ये दोनों नौजवान तकरीबन बगैर मुनासिब गर्म कपड़ों के थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने वहां आग जलाने की कोशिश की थी। दरख्त की शाखों पर टूट-फूट के निशानात भी मौजूद थे, जैसे कोई शख्स घबराहट में दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मगर सवाल यह था, वो दरख्त पर क्यों चढ़ना चाहते थे? क्या वो किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे थे या किसी चीज से बचने की? यह सवाल आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। फिर रेस्क्यू टीम को मजीद 3 लाशें मिले और उनकी पोजीशन ने मुअम्मा मजीद गहरा कर दिया।
ये तीनों अफराद खेमे और जंगल के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर मिले। ऐसा लगता था जैसे वो वापस खेमे की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हों। गोया इब्तिदाई खतरा गुजर चुका था, या फिर उन्हें एहसास हो गया था कि खेमे के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन वो खेमे तक कभी नहीं पहुंच सके। बर्फ और सर्दी ने रास्ते में ही उनकी जान ले ली। अब तक 5 लाशें मिल चुकी थीं, मगर अभी 4 लोग लापता थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि इन 4 अफराद के साथ जो हुआ वो इस मुअम्मा को दुनिया के मशहूर तरीन राजों में शामिल कर देगा। क्योंकि जब 2 माह बाद आखिरी 4 लाशें मिले तो उनके जिस्मों पर ऐसे जख्म थे जिन्हें देखकर तफ्तीशकार भी हैरान रह गए। 2 माह बाद मिलने वाली लाशें। पहली 5 लाशें मिलने के बाद तफ्तीशकारों का ख्याल था कि शायद बाकी 4 अफराद भी आसपास कहीं मौजूद होंगे। लेकिन दिन गुजरते गए और बर्फ मुसलसल गहरी होती चली गई। बिलाखिर तकरीबन 2 माह बाद मई 1959 में रेस्क्यू टीम को एक बर्फानी नाले के करीब बाकी 4 लाशें मिल गईं। मगर इस बार मंजर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। ये चारों अफराद निस्बतन बेहतर कपड़ों में थे। दरहकीकत उनमें से बाज ने अपने मरने वाले साथियों के कपड़े भी पहन रखे थे। उससे अंदाजा होता है कि वो पहली 5 अमवात के बाद कुछ वक्त तक जिंदा रहे थे और सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असल हैरत उनके जिस्मों पर मौजूद जख्म थे। एक शख्स की खोपड़ी बुरी तरह मुतासिर थी, दूसरे की पसलियां कई जगहों से टूटी हुई थीं और एक खातून लिव्डमेला दुबिनीना की जबान गायब थी। जब ये मालूमात मंजर आम पर आए तो पूरे सोवियत यूनियन में चहमगोइयां शुरू हो गईं। क्या उन पर किसी ने हमला किया था? क्या वो किसी फौजी तजुर्बे की जद में आ गए थे? या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ सके। सबसे अजीब बात यह थी कि इन शदीद अंदरूनी जख्मों के बावजूद जिस्म पर वैसे निशानात मौजूद नहीं थे जैसे आम तौर पर किसी लड़ाई या हथियार के हमले में होते हैं। बाद में माहिरीन ने कहा कि बास चोटें इतनी शदीद थीं जैसे किसी शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी हो। मगर उस बर्फानी वीराने में ना कोई सड़क थी, ना गाड़ी, और ना ही कोई ऐसी चीज जो उन जख्मों की आसानी से वजाहत कर सके। और जहां तक जुबान गायब होने का ताल्लुक है, जदीद माहिरीन का ख्याल है कि ये लाश के तवील अरसे तक बर्फ और पानी में रहने के बायस कुदरती अमल का नतीजा हो सकता है। लेकिन इस वजाहत के बावजूद ये तफसील आज भी लोगों के जहनों में खौफ पैदा करती है। अब तफ्तीशकार एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके थे जहां सवाल जवाबों से कहीं ज्यादा थे। 9 अफराद मर चुके थे, लाशें मिल चुकी थीं, लेकिन कातिल कोई नहीं था, हमले के आसार भी नहीं थे। और इसी वक्त इस वाक़े के गिर्द वो नजरियात जन्म लेने लगे जिन्होंने दियातलो पास को एक आलमी मुअम्मा बना दिया। कुछ लोग बर्फानी तोड़े की बात करते थे, कुछ खुफिया फौजी तजुर्बात की, और कुछ का ख्याल था कि इस रात आसमान में कुछ गैर मामूली देखा गया था। मगर इन तमाम नजरियात में सबसे ज्यादा मशहूर नजरिया कौन सा था? और क्या वाकई इस मुअम्मा का कोई साइंसी जवाब मौजूद है? आसमान में नजर आने वाली पुरअसरार रोशनियां। जब तफ्तीश जारी थी तो एक और हैरानकुन बात सामने आई। उस इलाके के कुछ लोगों और चंद दूसरे मुहिमजों ने दावा किया कि वाक़े के दिनों में आसमान पर अजीब नारंगी रंग की रोशनियां देखी गई थीं। कुछ गवाहों के मुताबिक ये रोशनियां आम सितारों या हवाई जहाज़ों जैसी नहीं थीं। वो खामोशी से आसमान में हरकत करती दिखाई देती थी और फिर गायब हो जाती थी। जब ये इत्तलात सामने आए तो लोगों ने फौरन सवाल उठाना शुरू कर दिए।
کیا ان روشنیوں کا تعلق 9 کوہ پیماؤں کی موت سے تھا؟ کیا وہ کسی خفیہ فوجی تجربے کا حصہ تھیں؟ یا پھر یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ اس زمانے میں سوویت یونین کئی فوجی اور راکٹ تجربات کر رہا تھا، اسی لیے بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید کوہ پیما کسی ایسی چیز کے گواہ بن گئے تھے جسے خفیہ رکھا جانا ضروری تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نظریے کے حق میں کوئی مضبوط ثبوت کبھی سامنے نہیں آیا۔ آج بھی ان نورنجی روشنیوں کا ذکر دیاتلوف پاس کے سب سے پراسرار پہلوؤں میں کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ایک حادثہ آہستہ آہستہ ایک عالمی معمہ بنتا چلا گیا۔ لیکن اگر نہ کوئی حملہ آور تھا، نہ کوئی پر اسرار مخلوق، اور نہ ہی کسی فوجی کارروائی کا ثبوت ملا، تو پھر آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے 9 تجربہ کار کوہ پیماؤں کو رات کے اندھیرے میں خیمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک اور نظریے پر توجہ دی۔ کیا واقعی برفانی تودہ ذمہ دار تھا؟ اتنے سالوں میں اس معمہ کے بارے میں بے شمار نظریات سامنے آئے، لیکن ان میں سب سے مضبوط نظریہ برفانی توڑے کا سمجھا جاتا ہے۔ شاید کوہ پیماؤں کو محسوس ہوا ہو کہ چند ہی لمحوں میں ان کے اوپر تنوں برف آ سکتی ہے۔ اسی خوف میں انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر خیمے کو اندر سے کاٹا اور باہر نکل گئے۔ بات خیمے کے اندر سے کٹے ہونے کی وضاحت تو کرتی ہے، لیکن اس نظریے کے سامنے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو انہیں کسی بڑے برفانی توڑے کے واضح آثار نہیں ملے۔ اسی لیے بہت سے لوگ آج بھی اس وضاحت سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 67 سال گزرنے کے باوجود دیاتلوف پاس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، یہ صرف ایک حادثہ تھا، تو پھر اس حادثے کے اتنے راز کیوں ہیں؟ اور اگر یہ حادثہ نہیں تھا تو پھر اس رات ان 9 لوگوں نے آخر کیا دیکھا تھا؟ فائل بند ہو گئی، لیکن سوال باقی رہ گئے۔ مہینوں کی تفتیش کے بعد سوویت حکام نے آخر کار اس کیس کو بند کر دیا۔ سرکاری رپورٹ میں لکھا گیا کہ ان افراد کی موت ایک ایسی قدرتی طاقت کی وجہ سے ہوئی جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قدرتی طاقت کی وضاحت نہیں کی گئی۔ نہ یہ بتایا گیا کہ وہ طاقت کیا تھی، نہ یہ کہ 9 تجربہ کار کوہ پیما اچانک اتنے خوف زدہ کیوں ہوئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ کیس حل ہونے کے بجائے مزید پر اسرار بنتا چلا گیا۔ آج بھی دیاتلوف پاس کی فائلیں، تصاویر اور گواہیاں دنیا بھر کے محققین کا موضوع بحث بنی ہوئی ہیں، اور شاید یہی اس واقعے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی فلم نہیں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس میں 9 لوگ اپنی جان سے گئے، لیکن اپنے ساتھ وہ راز بھی لے گئے جسے دنیا آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 9 لوگ، ایک خیمہ، برف سے ڈھکا ایک سنسان پہاڑ، اور ایک ایسا راز جس نے نصف صدی سے زیادہ عرصے سے دنیا کو الجھا رکھا ہے۔ شاید ہم کبھی یقین سے نہ جان سکیں کہ 1 فروری 1959 کی اس رات دیاتلوف پاس میں واقعی کیا ہوا تھا۔ ممکن ہے یہ ایک حادثہ ہو، ممکن ہے خوف نے ان سے کوئی غلط فیصلہ کروایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس برفانی رات کی کچھ حقیقتیں ہمیشہ کے لیے انہی پہاڑوں میں دفن ہو چکی ہوں۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، ان 9 کوہ پیماؤں نے اپنے پیچھے ایسے سوالات چھوڑے جن کے جواب آج بھی مکمل طور پر نہیں مل سکے۔ خیمہ اندر سے کیوں کاٹا گیا؟ وہ -30 ڈگری سردی میں باہر کیوں نکلے؟ اور آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تجربہ کار کوہ پیماؤں کو اپنے محفوظ خیمے سے دور جانے پر مجبور کر دیا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ دیاتلوف پاس آج بھی دنیا کے سب سے پراسرار اور خوفناک حقیقی واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب تک ان سوالات کا آخری جواب نہیں مل جاتا،
रूस के इन बर्फपोश पहाड़ों में वो रात एक राज ही रहेगी। आपके ख्याल में इस रात वाकई क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई ऐसी हकीकत जिसे हम आज तक नहीं समझ सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही पुरस्कार राज, गुमशुदा कहानियां और हैरान कुन हकायक पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।